नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो के.एन. शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को शॉर्ट में PTI भी कहते हैं। तो PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी और PTI का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है और PTI के CEO और एडिटर इन चीफ विजय जोशी हैं। PTI एक निजी समाचार एजेंसी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और अर्जेंटीना देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अर्जेंटीना आया है, तो अर्जेंटीना के बारे में समझ लेते हैं। ये अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये अर्जेंटीना देश है और अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है। ये पनामा देश है और पनामा देश में पनामा नहर है। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। जो पनामा नहर है ये पनामा देश में है और पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। पनामा जो नहर है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और मध्य अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। मतलब पनामा नहर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ये प्रशांत महासागर है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूरब में अटलांटिक महासागर है और ये उत्तर में कैरेबियन सागर है। ये ब्राज़ील देश है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील देश है और ब्राज़ील देश की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ये अमेजन नदी है और अमेजन नदी जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला से निकली है। तो सबसे पहले हम सब एंडीज पर्वतमाला को समझेंगे। ये पेरू देश है और ये चिली देश है और ये अर्जेंटीना है। तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये पेरू से होते हुए चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया देश में फैला हुआ है और जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है ये भारत के राजस्थान राज्य में है, जिसे अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जो एंडीज पर्वतमाला है यहाँ से अमेजन नदी निकलती है और अमेजन नदी यहाँ से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी का मुहाना है। जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात अमेजन नदी अपवाह और जल भराव के दृष्टि से अपवाह तंत्र और जल भराव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विक्टोरिया झील से निकलती है और विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है और विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी जो है उसे मिस्र का वरदान कहते हैं, अर्थात मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र देश में नील नदी पर आसवान बांध स्थित है और नील नदी व्हाइट नील नदी और ब्लू नील नदी ये दोनों नदियों के मिश्रण से बना है, मिश्रित रूप से बना है और ये दोनों नदियाँ सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। वहाँ से नील नदी को नील नदी कहते हैं। विश्व की दूसरे सबसे लंबी नदी या सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और ये चीन की नदी है।
विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी है जो अमेरिका और कनाडा देश में बहती है। ये ब्राज़ील देश है और ब्राज़ील देश विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर अमेरिका है और 5वें नंबर पर ब्राज़ील है। छठे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर अपना देश भारत है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है और जनसंख्या में सबसे एक स्थान पर है विश्व में अपना भारत। ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में ही अमेजन नदी बहती है और ये जितनी भी अमेजन की ये सहायक नदियाँ हैं, ये जितनी भी नदियाँ दिखाई दे रही हैं ये अमेजन की सहायक नदियाँ हैं। जो अमेजन नदी है इसका जो बेसिन है, अमेजन नदी का जो ये बेसिन दिखाई दे रहा है, इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सेल्वास घास के मैदान कहते हैं या कंपास घास के मैदान या ग्रान चाको घास के मैदान कहते हैं। ब्राज़ील देश में अमेजन जंगल स्थित है। जो अमेजन वन है ये विश्व का सबसे बड़ा वन है और ये भूमध्य रेखीय वन है। अमेजन वन विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले देता है, इसीलिए अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वन में विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है जो ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील विश्व में गन्ना और कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और ब्राज़ील में एक सेंटोस बंदरगाह पाया जाता है यहाँ पर, जिसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। और जो कॉफ़ी के बागान हैं ब्राज़ील में उसे फेजेंडा कहते हैं। ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, यहाँ पर अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इक्वाडोर देश है। इक्वाडोर देश में जो इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर देश की जो एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वाडोर देश में स्थित है, उसे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहते हैं। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है और पेरू देश की राजधानी लीमा है। और यहाँ पर ये लीपेज है, लीपेज ये पेरू की राजधानी है और लीपेज के किनारे टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये ब्राज़ील है और ब्राज़ील में लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो लानोज घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं और जो पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसको सही कर लेते हैं। जो लानोज घास के मैदान हैं ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं और पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। जो पंपाज घास के मैदान हैं ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर है। ये पेरू देश है और ये चिली देश है। पेरू और चिली के देश की सीमा पर, पेरू देश और चिली देश की सीमा पर आटाकामा मरुस्थल है और जो आटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। एक है पेटागोनिया मरुस्थल। जो पेटागोनिया मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है और पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया से निर्माण हुआ है पेटागोनिया मरुस्थल। और पेटागोनिया मरुस्थल एक शीतोष्ण मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में स्थित है। यानी कि जो सेल्वास घास के मैदान हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं, लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं और पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं।
जो आटाकामा मरुस्थल है वो पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है, और जो पेटागोनिया मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है। जो टीटीकाका झील है, ये टीटीकाका झील पेरू की यहाँ पर है, लिपेज के किनारे। और जो एंडीज पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है वो इस समय रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है। और जो अर्जेंटीना देश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर फाकलैंड द्वीप है और यहाँ पर साउथ गोर्जिया द्वीप है। साउथ गोर्जिया द्वीप जो है इस पर अर्जेंटीना और ब्रिटेन का जो मामला है, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवाद है। साउथ जॉर्जिया द्वीप पर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवाद है, लेकिन इस पर जो अधिकार है ये ब्रिटेन का है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये अगला पॉइंट है, UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की जो आबादी है वो बढ़कर 20% हो जाएगी। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता है श्रीलंका को हराकर, और श्रीलंका को हराया भारत ने। इसका आयोजन जो एशिया कप 2023 है, इसका आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। भारत ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड यानी कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायत समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायत के लिए समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली राज्य ने, अर्थात दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अब दिल्ली आया है तो दिल्ली के बारे में समझ लेते हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली को NCR 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा अनुच्छेद 239 जोड़कर बनाया गया तथा संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 239 ये जोड़कर NCR बनाया गया और विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। जो 17वां संविधान संशोधन है, तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। किसने? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। जो दिल्ली है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वो विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है और जो विधानसभा है उसकी 70 सीट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्रित हुए हैं? तो बांग्लादेश और भारत ने मिलकर सुंदरवन के जो जलवायु प्रभाव हैं
उनको उजागर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये बांग्लादेश है और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल है। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर सुंदरवन नदी डेल्टा है। अब सुंदरवन नदी डेल्टा के बारे में समझ लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है, जहाँ पर इसे सांगपो कहते हैं, और फिर तिब्बत होते हुए आती है और नामचा बरवा पर्वत से टकराकर यांग्याब दर्रा से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। और ये जब अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम इसे असम में पड़ता है। और जब ये उत्तरी बांग्लादेश में आती है, तो इसे जमुना नदी कहते हैं। और इधर से गंगा नदी आती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। और जब जमुना नदी और पद्मा नदी दोनों नदियां मिलती हैं तब इसे मेघना कहते हैं। तो मेघना नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। किस नदी के द्वारा? मेघना नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। और सुंदरवन नदी डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। जो सुंदरवन नदी डेल्टा है, इसमें जो वनस्पतियाँ या जो वन पाए जाते हैं, इसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति किसे कहते हैं? जो वनस्पतियाँ दलदली भूमि में उगती हैं उन्हें मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। तो ये जो मैंग्रोव वन है या मैंग्रोव वनस्पति है, ये सुंदरवन में पाए जाते हैं और सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे सुंदरवन कहते हैं। और सुंदरवन का जो जलवायु है उसको, उसके प्रभाव को उजागर करने के लिए ही भारत और बांग्लादेश दोनों एकत्रित होकर इसको उजागर करेंगे, क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश दोनों का हिस्से में आता है, दोनों के हिस्से में आता है। बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ये ढाका है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका है। बांग्लादेश में संप्रीति युद्ध अभ्यास और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, यानी कि संप्रीति और बोंगो सागर, ये दोनों युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ये दोनों एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेनें हैं। जो म्यांमार है, तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं और बांग्लादेश से 5 राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं। जो भूटान है, भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, और जो नेपाल है, नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वाराणसी ने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ये जो वाराणसी है, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसी में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। जो ये टेक्सटाइल शब्द आया है, ये कपड़े के उद्योग से संबंधित है। जो टेक्सटाइल शब्द है ये कपड़े के उद्योग से संबंधित है। वाराणसी में 80 घाट स्थित है, और काशी घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। तो 80 घाट, काशी घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये तीनों वाराणसी में स्थित है, और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? मतलब कि भारत की पहले राजधानी कोलकाता थी, फिर 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनने की घोषणा हुई। फिर 1912 ईस्वी में, जो 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बन गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तराखंड राज्य ने
स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है। अब उत्तराखंड राज्य आया है, तो उत्तराखंड राज्य को मानचित्र में देख लेते हैं। ये उत्तराखंड राज्य का मानचित्र है। उत्तराखंड अपने उत्तर और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, और यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम में हरियाणा से सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश से दक्षिण और पश्चिम में सीमा साझा करता है, और जो हरियाणा है इसे केवल पश्चिम में सीमा साझा करता है। और जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से पूरब में नेपाल है, और पूरब और उत्तर में चीन से सीमा साझा करता है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में ये केदारनाथ है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये गंगोत्री है। गंगोत्री से ये गंगा नदी निकलती है, और यहाँ से यमुना नदी निकलती है। यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ केदारनाथ, यहाँ बद्रीनाथ। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तरकाशी जिले में है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ये केदारनाथ है, केदारनाथ में चोराबरी ग्लेशियर है, और यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। और ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में संतोपथ ग्लेशियर है, और संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। और ये धौली गंगा नदी है, जो धौली गंगा नदी जहाँ अलकनंदा नदी से मिलती है उसमें जो है विष्णुप्रयाग कहते हैं। और फिर आगे आती है अलकनंदा नदी, तो इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, और जहाँ नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है उसे नंदप्रयाग कहते हैं। और फिर आगे आती है अलकनंदा नदी, तो इसमें पिंडार नदी मिलती है, और जहाँ अलकनंदा नदी में पिंडार नदी मिलती है इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे आती है, और तब अलकनंदा नदी से ये जो केदारनाथ से नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, तो जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे चलती है, और फिर आगे चलती है तो इसके बाद में यहाँ से जो गंगोत्री नदी से भागीरथी नदी निकलती है, और भागीरथी नदी जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो सम्मिलित रूप है वो गंगा नदी के रूप में बदल जाता है। यहीं से अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो सम्मिलित रूप है उसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। और गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में गंगा नदी से यमुना नदी मिलती है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग, और फिर प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में। जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है ये नैनीताल में स्थित है, और उत्तराखंड की जो विधानसभा सीट है 70 विधानसभा की सीटें। उत्तराखंड में फूलों की घाटी पाई जाती है, और जो उत्तराखंड में घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं। अर्थात उत्तराखंड में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं। और फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला या सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम हेलिन नेशनल पार्क था,
और वर्तमान में इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके किनारे से रामगंगा नदी गुजरती है, इसीलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। जो रामगंगा या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। जो लखनऊ है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है इलाहाबाद है और उसका खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे, एक लखनऊ में और दूसरा आगरा में और एक वाराणसी में। 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है, 403 सीट विधानसभा की है और 100 सीट विधान परिषद की है। जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। जो सोनभद्र जिला है ये भारत का मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र जिला। और इसके बाद में जो उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। कौन कौन? उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूरब में बिहार और झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान और 1 केंद्र शासित दिल्ली। तो ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से खीरी लखीमपुर है और इसी खीरी लखीमपुर में उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसे T/2 अवार्ड दिया गया था। और पीलीभीत जिले में फुलहर झील स्थित है जहाँ से गोमती नदी का उद्गम है और गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? अब ये एकीकृत आयुष बोर्ड आया है तो सबसे पहले हम सब आयुष को समझेंगे कि आयुष क्या है। तो आइए आयुष को समझते हैं। आयुष मतलब ये फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। जो आयुष शब्द है ये एक ग्रुप शब्द है और जिसमें चिकित्सा की 5 पद्धतियां आती हैं। आयुष एक ग्रुप शब्द है जिसमें चिकित्सा की 5 पद्धतियां आती हैं। कौन कौन? ये से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एस से होम्योपैथी। जो आयुर्वेद है इसमें जड़ी बूटियों वाली जो चिकित्सा पद्धति होती है वो होती है। जो योग है इसमें व्यायाम वाली चिकित्सा पद्धति है और जो यूनानी है इसमें यूनानी वाला जो दवाई होती है वो चिकित्सा पद्धति है। जो सिद्ध है ये तमिलनाडु की
परंपरागत चिकित्सा पद्धति है। जो सिद्ध चिकित्सा पद्धति है ये तमिलनाडु राज्य की परंपरागत चिकित्सा पद्धति है और ये भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसे उत्तरी भारत में विकसित करने का श्रेय 84 सिद्धों और 9 नाथों को जाता है और दक्षिणी भारत में जो सिद्ध चिकित्सा पद्धति है इसको विकसित करने का श्रेय 18 सिद्धों को जाता है। जो सिद्ध हैं ये, अब सिद्ध किसे कहते हैं? जो सिद्ध हैं ये इनका उत्कर्ष, जो सिद्ध हैं तो सिद्ध का उत्कर्ष 8वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। जो सिद्ध हैं ये पाल वंश के संरक्षण में थे। इनको जो सिद्ध हैं इनको जो सिद्ध वाली जो चिकित्सा पद्धति है ये मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती से इनको मिला है और जो सिद्ध चिकित्सा पद्धति है ये तमिलनाडु राज्य में एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति के रूप में प्राचीन काल से चली आ रही है। H से होम्योपैथिक है, तो होम्योपैथिक मीठी गोली वाली जो दवाई होती है वो होम्योपैथिक है। ये होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। चिकित्सा पद्धति, ये चारों चिकित्सा पद्धतियां आयुष मंत्रालय के प्रबंधन में आती हैं और जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुआ था और आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। अब आते हैं एकीकृत आयुष बोर्ड को समझते हैं। तो एकीकृत आयुष बोर्ड में जो चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियों के बोर्ड थे, जैसे आयुर्वेद बोर्ड, यूनानी बोर्ड, होम्योपैथिक बोर्ड, ये जितने भी चिकित्सा पद्धति के बोर्ड थे उत्तर प्रदेश में, उनको सम्मिलित करके सम्मिलित रूप में एकीकृत आयुष बोर्ड के नाम से गठन कर दिया गया, जिसका नाम एकीकृत आयुष बोर्ड है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया है। जो उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से जो धनराशि प्राप्त करता है उसमें शीर्ष स्थान पर है और सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सही है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की या पहली महिला राज्यपाल या पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली और तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का जो वृक्ष है राजकीय अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है और राजकीय पशु बारहसिंघा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो सौगत गुप्ता को ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब ASCI आया है तो ASCI के बारे में समझ लेते हैं। ASCI का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है, ये जो भारत में जितने भी विज्ञापन होते हैं उनका प्रबंधन और नियंत्रण करता है। जैसे विज्ञापन आता है कि मतलब कि जो कोलगेट मंजन है तो इसको कीजिए तो दांत अच्छे होंगे और पायरिया नहीं होगा,
इत्यादि जो विज्ञापन आते हैं, उन्हीं सभी विज्ञापनों का जो नियंत्रण होता है या जो विज्ञापन है वो उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु सुनिश्चित करने का कार्य जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है यही करता है। अगला पॉइंट है कि इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया सीईओ नियुक्त किया है और टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल बने हैं। अगला पॉइंट है मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया है। बक्की वेंकटैया को तेलंगाना के एससी और एसटी आयोग के नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एस बैंक ने मनीष जैन को थोक बैंकिंग का देश प्रमुख नियुक्त किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। जो लद्दाख राज्य है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख को मानचित्र में देख लेते हैं। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का मानचित्र है। लद्दाख के उत्तर और पूर्व में चीन स्थित है और लद्दाख के दक्षिण में जम्मू कश्मीर स्थित है और हिमाचल प्रदेश स्थित है। लद्दाख के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है और लद्दाख के उत्तर में ये अफगानिस्तान स्थित है। अफगानिस्तान भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है, लगभग 106 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे डूरंड सीमा रेखा कहते हैं। और अफगानिस्तान की यानी कि अफगानिस्तान से भारत की सीमा केवल लद्दाख से मिलती है। ये लद्दाख है। लद्दाख की जो राजधानी है ये लेह है। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं। ये लद्दाख का कारगिल जिला है और कारगिल जो जिला है इसमें कारगिल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और कारगिल पहाड़ियों पर 3 मई 1999 ईस्वी को पाकिस्तान ने 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ करके, रिपीट कर लेते हैं, जो ये लद्दाख का जो ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ये कारगिल पहाड़ियाँ हैं और कारगिल पहाड़ियों पर 3 मई 1999 ईस्वी को पाकिस्तान अपने 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ करके जो कारगिल पहाड़ियाँ हैं उस पर कब्जा कर लेता है। जब भारत को ज्ञात होता है तो भारत के जो सैनिक होते हैं वो ऑपरेशन विजय के तहत इस पर हमला करते हैं, अर्थात आक्रमण करते हैं और ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल पर विजय प्राप्त करते हैं और पाकिस्तानियों को दौड़ा कर मारकर भगा देते हैं। इसीलिए 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो कारगिल युद्ध हुआ था ये 1999 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विन दानी का निधन हुआ है? तो एशियन पेंट्स कंपनी के जो सह संस्थापक अश्विन दानी हैं इनका निधन हो गया है। जो एशियन पेंट कंपनी है तो इसका ऐड आता है कि एशियन पेंट लगाओ और वो सीलन को भगाओ, घर को चमकाओ, वही वाला ये जो एशियन पेंट है ये वही है। तो इसके जो सह संस्थापक हैं अश्विन दानी, इनका निधन हो गया है। ये HCL कंपनी है। HCL के बारे में समझ लेते हैं। HCL कंपनी का जो है इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। ये एक IT कंपनी है। HCL कंपनी एक IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और इसके जो मुख्यालय है नोएडा में स्थित है
उत्तर प्रदेश नोएडा में, और इसके संस्थापक शिव नाडार हैं। HCL का जो फुल फॉर्म है वो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है। ये एक IT कंपनी है, मतलब ये कंप्यूटर से संबंधित जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर इत्यादि कंप्यूटर उपकरणों का निर्माण करती है। जो इन्फोसिस कंपनी है, तो इन्फोसिस कंपनी का जो संस्थापक हैं वो नारायण मूर्ति हैं, और इन्फोसिस कंपनी का जो मुख्यालय है वो पुणे में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है? दिनेश दासा को UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब UPSC आया है तो UPSC को समझ लेते हैं। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो संघ लोक सेवा जो आयोग है, इसकी जो स्थापना है ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ली आयोग या ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। रिपीट कर लेते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे संघ लोक सेवा आयोग के, वो बारकर थे, और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ये मनोज सोनी हैं। संघ लोक सेवा के आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है। जो मुख्यालय है UPSC का, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, और जो संघ लोक सेवा आयोग को यानी कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनको जो भारत के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भारत का इस्पाती ढांचा कहा है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है ये संविधान के अनुच्छेद 315 में स्थित है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 315 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।